हम लोग पढ़ रहे थे 1000 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 में पेपर होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे, तो इसमें हिस्ट्री कवर करेंगे मतलब इतिहास, और क्या जियोग्राफी कवर करेंगे, और अर्थव्यवस्था करेंगे, और क्या करेंगे, नागरिक शास्त्र। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस आए हैं उससे रिलेटेड उसका प्रीवियस प्रश्न और सभी का रिलेटेड और आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को कवर करेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन हम इसमें कराऊंगा उसको कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद करें, ठीक है। तो आज कल एक क्लास हमने ले लिया है क्वेश्चन 35 तक, तो 1000 के क्वेश्चन 35 तक हमने कर लिया है। अब आज क्या करेंगे, क्वेश्चन 36 से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 36 से करेंगे। आरपीएफ एसआई का पेपर जो है 2 दिसंबर से स्टार्ट है, उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि 1000 प्रश्न पढ़ लें जिससे हमारा जीके का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की। आगरा कहाँ है दोस्तों, आगरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। आगरा नगर की, आगरा में क्या प्रसिद्ध है, एक ताजमहल क्या है आगरा में है जो बहुत फेमस है। तो आगरा नगर की स्थापना किसने किया, सिकंदर लोदी ने। किसने किया, सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। और लोदी वंश, लोदी है ना, तो लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, बहलोल लोदी को। किसको, बहलोल लोदी को। और आगरा नगर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी। कितने में, 1504 में आगरा नगर की स्थापना की, और 1506 में आगरा को क्या बनाया, राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन नंबर अगला याद करना इतना, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे क्या है कि किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया। तो दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किसने किया, तो अकबर ने। किसने किया दोस्तों, अकबर ने। दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया अकबर ने, ठीक है। तो मुगल बादशाह जो था अकबर था, उसने क्या किया, दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया। और मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, किसके माना जाता है, बाबर को। किसे माना जाता है, बाबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कि 1857 की क्रांति में जो खान बहादुर खान है, कौन है, खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र क्या था। मतलब जो खान बहादुर खान थे, 1857 की क्रांति जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्रांति है, उसकी गतिविधियों का केंद्र कौन था। मतलब कहाँ से खान बहादुर खान लड़ाई कर रहे थे, तो कहाँ से, बरेली से। कहाँ से दोस्तों, बरेली से। कहाँ से, बरेली से। खान बहादुर खान बरेली, खान बहादुर खान बरेली, खान बहादुर खान बरेली। और 1857 का विद्रोह कब हुआ था, 10 मई 1857 को। कहाँ से, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, मेरठ से। और कानपुर से कौन थे, कानपुर से कौन थे, नाना साहब। कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब। और लखनऊ से कौन थी, हजरत महल, बेगम हजरत महल। कहाँ से थी, लखनऊ से। कहाँ से थी, लखनऊ से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। उत्तर वैदिक काल में क्या क्वेश्चन दिया है, आगे ऑप्शन देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन का उद्देश्य क्या था, क्या था, वर्ण व्यवस्था। क्या थी, वर्ण व्यवस्था। जो उत्तर वैदिक काल में जो समाज का विभाजन हुआ था उसका आधार क्या था, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर उत्तर वैदिक काल का विभाजन हुआ था। याद रखना, उत्तर वैदिक काल
का विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था है। क्या? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? जो जैन और बौद्ध धर्म है इसने किसे स्वीकार नहीं किया? क्या अहिंसा व्रत है जिसे स्वीकार नहीं किया? नहीं। स्त्रियों का प्रवेश है जिसे स्वीकार नहीं किए? नहीं, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसमें पहली जौन स्त्री थी ज्वाइन करने वाली बौद्ध धर्म, वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। वो कौन थी? बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, क्या वर्ण व्यवस्था? नहीं, वर्ण व्यवस्था दोनों में प्रचलित थी। अवतारवाद, हाँ यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से जो जैन और बौद्ध धर्म है वो किसे स्वीकार नहीं किया? अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया। अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया। पुनर्जन्म को स्वीकार किया लेकिन अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है दोस्तों? कि निम्नलिखित में से जो अशोक महान है को किसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी? अशोक किस शासन काल में आता है? मतलब उसका सॉरी दोस्तों, मतलब अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश से। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उससे कौन था? अशोक था। उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? जो अशोक था उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी किसने दी? उपगुप्त ने। किसने दी? उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। किसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया? कलिंगा युद्ध। कलिंगा युद्ध आगे पढ़ेंगे। कलिंगा युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है दोस्तों? कि निम्नलिखित में गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। ठीक है, तो गुप्तकालीन जो चित्रकला है उसका जो बड़ा रूप है, जो विस्तृत रूप है, वो किस में मिलता है? अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अजंता की गुफाओं में गुप्तकालीन चित्रकला का जो है उत्कृष्टतम रूप मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, तो निम्नलिखित में से दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? दहसाला पद्धति थी, दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? दहसाला पद्धति किसमें थी? अकबर के शासनकाल में। किसने लागू किया? टोडरमल ने। किसने? टोडरमल ने। दहसाला पद्धति किसने लागू की? टोडरमल ने। दहसाला पद्धति किसने लागू की? टोडरमल ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? किसने की? लाला हरदयाल। किसने की दोस्तों? लाला हरदयाल। गदर पार्टी लाला हरदयाल। गदर पार्टी लाला हरदयाल कहाँ की? अमेरिका में। कहाँ की? अमेरिका में। कब की? 1913 में। कब की? 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी लाला हरदयाल कहाँ? अमेरिका में। कब? 1913 में। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है दोस्तों? कि मुगल काल में जो मीर बख्शी थे, मुगल काल में मीर बख्शी थे, वो किस विभाग को देखते थे? मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखते थे दोस्तों? किस विभाग को देखते थे? सेना विभाग को। क्या देखते थे? मीर बख्शी जो थे वो किस विभाग को देखते थे? सेना विभाग को देखते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है दोस्तों? कि किस क्रांतिकारी को वर्मा की मांडले जेल में रखा गया था?
तो ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था कि जिसे बर्मा कहाँ है? म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। तो बर्मा की मांडले जेल है, बर्मा में कौन जेल है? मांडले, उसमें रखा गया था। किसे रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाल गंगाधर तिलक को कहाँ रखा गया था? बर्मा की मांडले जेल में रखा गया। कब रखा गया था दोस्तों? 1908 में, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1908 में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1908 में लाला हरदयाल को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? बाल गंगाधर तिलक को कहाँ रखा गया? म्यांमार की मांडला जेल में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की उनसे फटती थी। ठीक है, इसलिए वहां रखा गया। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है भाइयों? कि गुप्त काल की दशावतार मंदिर है, गुप्त काल में जो दशावतार मंदिर स्थापित की गई थी वह कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ स्थापित की गई थी? देवगढ़ में। कहाँ? देवगढ़ में। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित की गई? देवगढ़ में। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित की? देवगढ़ में। और वह जो दशावतार मंदिर है वो किस शैली में बनी है? तो नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में। याद रखना दोस्तों, नागर शैली में पूछा जाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है दोस्तों? किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ? ठीक है, जिसे असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, तो 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता? क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन भी हुआ था, 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन को पारित किसने किया था? तो किसने किया था? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन को जो लागू करने वाला था तो महात्मा गांधी थे, लेकिन जो कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया वो कौन था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है दोस्तों? कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। तो कनिष्क किस शासनकाल में था? कुषाण वंश का। किस वंश का था? कुषाण वंश का। तो उसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। इसमें से कौन थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसने करवाया था? कुषाण के कनिष्क ने। उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? कि निम्नलिखित में अकबर कालीन स्थापत्य का विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से अकबर कालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है, तो भाइयों कौन नहीं है? लहरदार मेहराबों का प्रयोग, लाल पत्थर का उपयोग, हिंदुत्व, मकबरे के आसपास चारबाग। तो मकबरे के आसपास चारबाग भी बनवाया था, हिंदुत्व भी था, लाल पत्थर का उपयोग भी किया था, लेकिन जो उत्तर सही होगा लहरदार मेहराबों का प्रयोग। क्या था? अकबर कालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं थी, लहरदार क्या है? मेहराबों का प्रयोग। तो भाइयों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कि कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है?
बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसको तो रट लो, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कौन सीमांत गांधी से नाम जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान, बस गफ्फार खान याद करो, गफ्फार खान, गफ्फार खान, गफ्फार खान, गफ्फार खान, गफ्फार खान। ठीक है, कौन? खुदाई खिदमतगार, अरे सॉरी दोस्तों, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और इसने क्या किया था? इसने खुदाई खिदमतगार, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इसने खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार नामक क्या बनाया था? संस्था बनाया था। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है दोस्तों? किस सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया? सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहर, सर्वाधिक नहर, भाई नहर किस लिए निर्माण किए जाते हैं? सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के लिए जो फिरोज शाह तुगलक था उसने निर्माण करवाया। पहला बार कौन निर्माण करवाया? सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला पहला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या था? पहली बार सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराया था। लेकिन सर्वाधिक किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसे क्या कहा जाता है? सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर, मतलब सल्तनत काल में इसने बहुत से निर्माण कार्य करवाए, बहुत से कार्य करवाए, इसलिए क्या कहा जाता है? सल्तनत कालीन अकबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? यह बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1929 का लाहौर अधिवेशन। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो अध्यक्षता भी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और क्या पारित करवा दिया? पूर्ण स्वराज का मांग। ठीक है, पूर्ण स्वराज का मांग। तो लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद क्या है? अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके द्वारा निर्मित मस्जिद क्या है? तो अलाउद्दीन कौन मस्जिद का निर्माण करवाया था? जमैत खाना मस्जिद। किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? जमैत खाना मस्जिद। यह किससे बना था? जमैत खाना मस्जिद किससे बना था? लाल पत्थर से बना था। ठीक है, और यह कौन है? पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। मतलब पूर्ण रूप से जो मुस्लिम आदर्श है उस पर निर्मित एक प्रथम मस्जिद है, जमैत खाना मस्जिद। किसने निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। किसने निर्माण करवाया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, एक और है कि मोठ की मस्जिद, यहाँ दिया है मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, मौर्य सम्राट जो अशोक है वो कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? तो मौर्य सम्राट अशोक का जो कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? तो कौन सा नहीं? गुर्जरा। गुर्जरा नहीं मिला है। बाकी मास्की मिला है, उद्गोलन मिला है, निटूर मिला है। ठीक है, लेकिन गुर्जरा जो है वो मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है गुर्जरा? मध्य प्रदेश से मिला है। कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। लेकिन बाकी मास्की और कहाँ से मिला है? कर्नाटक से। कहाँ मिला है? कर्नाटक से। तो मास्की, उदयगोलन, निट्टूर अभिलेख कहाँ से मिला? कर्नाटक से। गुर्जरा मध्य प्रदेश से। गुर्जरा मध्य प्रदेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56,
क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? तो किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों क्या हो? बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? हिंदू धर्म का तो रामायण होता है जो वाल्मीकि ने लिखा था, लेकिन बौद्धों का जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनका रामायण किसे कहा जाता है? तो किसे माना जाता है? बुद्ध चरित को। और बुद्ध चरित किसने लिखा था? अश्वघोष ने। किसने लिखा था? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित किसने लिखा? अश्वघोष ने। तो अश्वघोष के बुद्ध चरित को क्या माना जाता है? बौद्धों का रामायण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57, सॉरी क्वेश्चन नंबर 57, 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। किसने करवाया? शाहजहां ने। ये कहाँ है? ये लाल किला के बगल में है। जो जामा मस्जिद है वो लाल किला के बगल में है और लाल बलुआ पत्थर से भी बना हुआ है। ठीक है। लाल किला के बगल में है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर था? तो ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी के किस लेख के माध्यम से जो लोग थे उनका जो सिद्धांत था धन निष्कासन की ओर था? तो इंग्लैंड डेब्टर्स टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्टर्स टू इंडिया। ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत इंग्लैंड डेब्टर्स टू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है दोस्तों कि अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने के द्वारा पढ़ा गया था? तो अशोक का जो सबसे ज्यादा अभिलेख किसने लिखवाया? अशोक ने। और ब्राह्मी लिपि जो उसकी थी उसको सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख तथा उसकी ब्राह्मी लिपि को किसने सर्वप्रथम पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा? 1837 में। कब पढ़ा? 1837 में। कब? 1837 में। ठीक है। ठीक है। और पहली बार पढ़ा गया जो अभिलेख था वो कौन था? दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। दिल्ली और मेरठ अभिलेख जो है वो पहली बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। यह अभिलेख अशोक का था। किसका था? अशोक का था। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कि मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस वंश की विशेषता थी? जो मकबरे थे, किस में मकबरे बनाए जाते हैं? आज के समय में मुस्लिमों के द्वारा मकबरे बनाए जाते हैं। उस समय भी मकबरे मुस्लिमों के द्वारा बनाए जाते थे। तो मुस्लिमों के द्वारा जो मकबरे बनाए जाते थे, एक मुस्लिम जो थे अष्टभुजाकार आकृति के मकबरे बनाते थे, अष्टभुजाकार आकृति के। ठीक है। तो वो किस वंश की विशेषता थी? किस वंश के मुस्लिम थे? तो लोधी वंश के। किस वंश के? लोधी वंश के। लोधी वंश के मुस्लिम अष्टभुजाकार आकृति के मकबरे बनाते थे। बस याद रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है दोस्तों कि विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था। विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? प्रथम तुर्क विजेता था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार किया। क्या किया? पार किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। जो मुस्लिम लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का था तो वह 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, लेकिन मुस्लिम का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में 23
महीना गिने तो 23 मार्च 1940 में, ठीक है। 23 मार्च 1940 में कौन इसके अध्यक्ष थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम के लिए क्या पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण की बात की गई थी, ठीक है। तो किस अधिवेशन में बात की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। किसके? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण की बात कही गई थी। और किसने अध्यक्षता की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, किस मुगल कालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा जाता है? तो किस मुगल कालीन शासक को सरायों की साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा जाता है? तो शेर शाह को। शेर शाह को क्या कहा जाता है? साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सरायों को निर्माण करवाया था, 1700 सरायों का। कितना? 1700 सरायों का निर्माण कराया था। किसने कराया था दोस्तों? शेर शाह ने। शेर शाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया था, जिसके लिए साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का था? तुगलक वंश का। के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इब्ने बतूता। किसको? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। ये विदेश यात्री था जो सल्तनत काल में मोहम्मद बिन शाह के शासन काल में आया था। इसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया, इब्ने बतूता का। इसका एक पुस्तक है जिसका नाम है रहेला। क्या? रहेला। इब्ने बतूता क्या है? रहेला। याद रखना, रहेला। इब्ने बतूता, रहेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? जो मुगल बादशाह बाबर था वो कहाँ का निवासी था? ये सबको याद होगा, फरगना का। कहाँ का निवासी था बाबर? फरगना का। कहाँ का? फरगना का। कहाँ का निवासी था? फरगना का। 65। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी? जो क्रिप्स मिशन है को किसने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी? किसने दी थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने क्या दिया था? उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? उत्तर तिथि चेक की संज्ञा, यानी पोस्ट डेटेड चेक। तो उत्तर तिथि का पोस्ट डेटेड चेक मतलब जो खराब हो गया हो, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस हिंदूशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? भैया ऐसा कोई करता है? भाई ऐसा कोई करता है? लेकिन एक हिंदू का शासक था, उसने आत्मसम्मान के लिए खुद की चिता बनवाया और उसमें कूद गया, प्रज्वलित आग से प्रज्वलित उसमें कूद गया। क्यों कूद गया भाई? कौन था? जयपाल था। कौन था? जयपाल ने क्यों कूद गया? क्योंकि जो जयपाल था उसको क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। जब महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो पंजाब का जो हिंदूशाही राजवंश था, कौन था? हिंदूशाही राजवंश जयपाल शासक था। कौन था? जयपाल शासक था। उसको जो महमूद गजनवी था हरा दिया। महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया। और जयपाल क्या किया भाई? जयपाल ने तुरंत भैया चिता तैयार करवाया और आत्मसम्मान के लिए कूद गया। ऐसा कोई करता है? वो भी राजा होकर। भाई क्या आत्मसम्मान रही होगी। क्वेश्चन नंबर 68
क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति थी? वो भी कौन शासक था जिसने ऐसे सिक्के जारी करने को दिए जिसमें हिंदू देवी की मूर्ति थी? वो भी मुस्लिम शासक था, वो भी मुस्लिम शासक था। कौन शासक था? मुस्लिम, मोहम्मद गोरी। भाई एक महान शासक था मोहम्मद गोरी, जिसने अपने सिक्कों जारी किया और उस पे एक तरफ क्या कर दिया? हिंदू देवी की मूर्ति लगाने को कर दिया। तो मूर्ति किसकी थी? लक्ष्मी व नंदी की आकृति थी, और दूसरे तरफ क्या लिखा गया था? कलमा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? कलमा लिखा गया था। यानी हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण की थी, प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह जो अकबर था उसे भरवाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी किस संगीतकार को? तो जो मुगल बादशाह अकबर था, अकबर के शासनकाल में एक ही संगीतकार था उसके नवरत्नों में, उसका नाम था तानसेन। तानसेन जो बहुत प्रसिद्ध था। तो कुछ भी उपाधि देगा संगीतकार को तो किसे देगा? तानसेन को। जब अकबर की बात आए, संगीतकार की बात आए तो क्या होगा? तानसेन। और जो तानसेन कहाँ का था, कहाँ का निवासी था? तो ग्वालियर का था। तानसेन ग्वालियर का निवासी था, ग्वालियर का निवासी था। इसने रुद्र बीड़ा वाद्य यंत्र की भी खोज की थी, और मियाँ की रोटी, मियाँ की मल्हार, कान्हरा जैसी रागों का, मियाँ की रोटी, मियाँ की मल्हार, कान्हरा जैसी रागों का भी इसने क्या किया? आविष्कार किया था। ठीक है। ये कहाँ का था? ग्वालियर का था। पूछा जाता है दोस्तों, याद करना। क्वेश्चन नंबर 70, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और 9वें मंडल में देव सोम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है दोस्तों? कि जो बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी भूमिका रही? बंगाल का विभाजन सन 1905, बंगाल का विभाजन 1905, और बंगाल को इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से। इसी दिन 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? बिहार बंगाल का शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और उसी दिन शेष भारत में जो स्वदेशी आंदोलन को फैलाने का काम रहा वो किसका रहा? बाल गंगाधर तिलक का। किसका रहा? बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पढ़कर मजा भी आएगा कि गांधी जी ने, जो गांधी जी थे, किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था? मतलब गांधी जी ने तो कई आंदोलन किए, तो किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था अगर एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? तो गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन जब चालू हुआ तो बहुत जोरों शोरों से चालू हुआ। ठीक है। तो 1920 में जब चालू हुआ तो गांधी जी ने किया, बहुत जोर शोर से चालू हुआ, हर देश के हर राज्य में हर जगह चालू हुआ। तो गांधी जी ने इसे देखते हुए 1921 में यह शब्द कहा था कि अगर एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो निम्नलिखित में बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? गौतमी प्रजापति। और गौतमी प्रजापति कौन थी? गौतमी
प्रजापति कौन थी? महाराज शुद्धोधन की पत्नी थी। महाराज शुद्धोधन कौन थे? महाराज शुद्धोधन कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता। तो गौतम बुद्ध के पिता ने गौतम बुद्ध की माँ और उनकी मौसी दोनों से विवाह किया था। तो मौसी उनकी कौन थी? प्रजापति गौतमी। और उन्होंने ही गौतम बुद्ध का देख रेख किया था और उनका पालन पोषण किया था। तो गौतमी प्रजापति ने ही बौद्ध धर्म में प्रवेश लिया। पहली महिला कौन थी? गौतमी प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे उनके नवरत्न उनके दरबार में ही रहते थे। तो उनके दरबार में नवरत्न में से कौन नहीं थे? तो चरक नहीं थे। और नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, वररुचि, बराहमिहिर, बेताल भट्ट, घटकर पर, शंकु, छपड़क, वररुचि, अमर सिंह, धन्वंतरी एवं वहारमाही। तो कौन कौन थे? कालिदास, बेताल भट्ट, घटकर पर, शंकु, छपड़क, वररुचि, अमर सिंह, धन्वंतरी, बराहमिहिर। ठीक है। और जो चरक था, चरक कौन था? कनिष्क का राजवैद्य था। और कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन रहते थे? वसुमित्र। कनिष्क जो था, इसके शासनकाल में तीन प्रमुख विद्वान रहते थे, जो थे वसुमित्र, अश्वघोष व नागार्जुन। दोस्तों पूछा जाता है, याद रखना, वसुमित्र, अश्वघोष व नागार्जुन। पूछ लेगा अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के। वसुमित्र कनिष्क के, नागार्जुन कनिष्क के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि कि मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने में जो बिंदुसार थे वो तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए किस शासक को भेजे थे? तो किसे भेजे थे? अशोक को। किसे भेजे थे? अशोक को। मौर्य शासक जो बिंदुसार थे अशोक के पिता हैं। क्यों हैं? अशोक के पिता। वो अशोक को पसंद नहीं करते थे। ठीक है। लेकिन जो तक्षशिला का विद्रोह था उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा। ठीक है। किसी मंत्री ने सलाह दी तो अशोक को भेजा। जब अशोक तक्षशिला गए तो उसे शांतिपूर्वक विद्रोह को दबा दिया। उनकी एक कुशलता को देखते हुए जो बिंदुसार थे उससे क्या कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इतना खुश हुए कि उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है। तो तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए कौन गया था? अशोक। किसके शासनकाल में? मौर्य शासक बिंदुसार के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? तो किसने हुड़ों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। हुड़ों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त। अब जल्दी थोड़ा देख लेते हैं, समय व्यतीत हो रहा है ज्यादा, तो जल्दी देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखक को सुमेलित कीजिए। तो मेघदूत किसका है? कालिदास का। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का। हर्षचरित्र बाणभट्ट का। और शूद्रक मृच्छकटिकम शूद्रक का। तो क्या होगा? मेघदूत कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखपट्टनम, हर्षचरित्र बाणभट्ट, मृच्छकटिकम शूद्रक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? तो इसमें भी एक ट्विस्ट है, कहानी है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी जो उनकी प्रभावती थी उसका विवाह किसके से किया था? रुद्रसेन द्वितीय से। और रुद्रसेन द्वितीय कौन था? एक कौन था? शक शासक था। तो जो उस समय गुप्त शासक थे उन्होंने शकों को पराजित करने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। क्या नई तरकीब बनाई?
उनसे संबंध जोड़ने लगे, संबंध जोड़ जोड़कर उन्हें भारत से भगाने का काम किया। तो इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का रुद्रसेन द्वितीय से विवाह कर दिया था, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। और क्या है? माइसन टेम्पल मंदिर वियतनाम में। माइसन टेम्पल मंदिर वियतनाम में। और क्या है? बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में। और आनंद मंदिर कहाँ है? म्यांमार में। इसका आनंद मंदिर म्यांमार में। तो अंकोर वाट कंबोडिया, माइसन टेम्पल वियतनाम, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया, आनंद मंदिर म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था? हुसंग शाह ने किसका निर्माण कराया था? मांडू का किला। मांडू का किला। मांडू का किला का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? दोहरा गुंबद, जो ऊपर गुंबद बना होता है उसका दोहरा, एक मंदिर में दो गुंबद, किसने प्रयोग किया? किसने प्रयोग किया? हुमायूं ने अपने, हुमायूं के मकबरा में किया गया। हुमायूं का जो मकबरा था उसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया हुमायूं की मकबरा का? उसकी विधवा बेगम जो थी, हाजी बेगम, हाजी बेगम ने करवाया था। कब? 1565 में। 1565 में हाजी बेगम, हाजी बेगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया गया? किस शासक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों को भी जजिया कर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि मुसलमान जो थे वो जकात देते थे, मुसलमान जकात देते थे, वो भी धार्मिक कर था, ठीक है। इसीलिए उसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, उसने भी क्या किया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया कि तुम भी दो भाई, तुम भी दो, तुम भी तो भारत में रहते हो। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में पेटीकोट सरकार का काल था? तो पेटीकोट सरकार, जिसे पर्दा सरकार कहते थे, किस मुगल काल में था? तो किस मुगल काल में था? अकबर के मुगल काल में। अकबर के मुगल काल में 1560 और 62 के शासन, 1560 और 62 के जो ईयर था उसमें। तो अकबर के समय क्यों था? क्योंकि अकबर छोटा था उस समय, उसकी धाई माँ जो थी, धाई माँ उसकी संरक्षण जो करती थी वो माहम अनगा थी, ठीक है। वो क्या करती थी? इनका हवाला देकर वो संरक्षण में शासन चलाती थी, ठीक है। तो पेटीकोट का शासन कहा जाता है उसको। क्यों? क्योंकि जो इनका संरक्षक था बैरम खां, उसको उसने बहुत सा नीचा दिखाया और उसे क्या कर दिया गया? अकबर के द्वारा उसे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया गया, ठीक है। तो इसलिए उस समय उसे पेटीकोट का शासन कहा जाता है, 1560 और 62 को। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या करना है? कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल जोड़ लिया था। बी कथन है, कारण है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बिल्कुल सही है। तो पहला क्या है? ए और बी दोनों सही है, सही है। और बी ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो उसे अपने में मिला लिया, और कलिंग जो था वो दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित भी करता था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 और एक चीज याद रखना कि जो कलिंग का युद्ध किया था अशोक ने 261 ईसा पूर्व में। कब गया था? 261 ईसा पूर्व में, 361 नहीं, 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 तो भाई, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? तो बंगाल विभाजन रद्द 1911 के दौरान, ठीक है। तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी?
कौन की थी? अरुणडेल कमेटी ने। अरुणडेल कमेटी ऐसी थी जिसने बंगाल विभाजन जो था उसे रद्द करने और क्या दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने के लिए सिफारिश की थी। और जब बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन रद्द करने तो अरुणडेल कमेटी ने की। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। क्वेश्चन नंबर 86, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था? गजनी का वह कौन सा शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था? वो कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ऐसा था, गजनी का शासक आए तो महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ऐसा था जिसने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, क्या कहता है? आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है। एक किसके द्वारा लिखी गई? आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा। आईने ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा। आईने ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा। ठीक है। अबुल फजल एक और चीज लिखा था, क्या? अकबरनामा। क्या लिखा था? अकबरनामा। अकबरनामा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका 5 भाग है। इसके तीसरे भाग में आईने ए अकबरी है और 5वें भाग में स्वयं की आत्मकथा भी लिखा है अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 88, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई? 17 अक्टूबर 1940। किसने की? गांधी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1562 में, तीर्थकर यात्रा का 1563 में, जजिया कर का 1564 में और दीन इलाही की शुरुआत 1582 में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थकर यात्रा का अंत 1563 में, जरिया कर का अंत 1564 में, दीन इलाही की शुरुआत 1582 में। 90 क्या था? क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 90, सर टॉमस रो किस मुगल शासक काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया? सर टॉमस रो तो किसके शासनकाल में? जहांगीर। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के शासनकाल में। और इंग्लैंड का शासक कौन था सर टॉमस रो जब भारत आया? तो कौन था? जेम्स प्रथम। कब आया भारत? 1615 में। कब आया? 1615 में। ठीक है। तो सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया। कब आया? 1615 में। और क्या, जहांगीर ने इसे आज्ञा दे दी। ठीक है, व्यापार करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, केवल 90 क्वेश्चन आज तक के लिए बस इतना ही। आगे हम 90 से पढ़ेंगे। कल कम से कम 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे। पूरे 1000 क्वेश्चन करने हैं हमें 10 दिन में। 10 दिन में किसी न किसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों या मेरे भाइयों, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ें। ये आप लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा, क्योंकि हमने इसे बहुत मेहनत से खोज कर निकाला है आप लोगों के लिए सिर्फ। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग नए होंगे ही, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।